नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है बच्चों। आज के इस सेशन में हम आपके लिए पीएम यशस्वी योजना के मिक्सअप करवाएंगे दोस्तों, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, साइंस के भी होंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन भी होंगे। चलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करो। चलो इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपको बताना है पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन 1, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। पहला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 1 फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी आर्य, ऑप्शन डी यूनानी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले कौन थे। हम जानते हैं कि आर्यों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया दोस्तों। ध्यान, आपको पता होगा दोस्तों, आर्यों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। इस बात का ध्यान रखना। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए कि इनमें से कौन सी प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है। ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सी है जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि हम जानते हैं कि भारत में कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किसके शासन काल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। कि किस शासक का शासन काल था दोस्तों जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा बच्चों। आपको बताना है कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, या तुलसीदास जी ने किस समय रामचरितमानस की रचना की थी। किसके समय की थी? अकबर के समय बच्चों। अकबर के समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। कि सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। इसकी लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी तमिल लिपि, ऑप्शन सी अज्ञात है, ऑप्शन डी फारसी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन ये अज्ञात है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पता नहीं चला बच्चों। चलो बच्चों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप ये भी बताइए, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। किसके? अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में किसको सफलता मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसे सफलता मिली। तो कौन होगा? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में व्यवस्थित कृषि के पहला प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुए। कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर व्यवस्थित कृषि के प्रमाण मिले। चारों ऑप्शन आ गए, अपने 4 ऑप्शन बता दिया। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वप्रथम व्यवस्थित कृषि के प्रमाण मिले। ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो हम जानते हैं मेहरानगढ़ में सर्वप्रथम व्यवस्थित कृषि के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि मृतकों के टीलों की सभ्यता किसे कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन 2 मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन 3 रंगपुर, ऑप्शन 4 लोथल। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि मृतकों के टीलों की सभ्यता कौन सी है। तो हम जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो को मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, स्क्रीन पे हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है।
4 ऑप्शन है अपने पास, चारों में से बताना है। ऑप्शन 1 दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 3 आत्मा पांडुरंग, ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। चारों में से कौन से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, आत्मा पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना की। चलो बच्चों इसी के साथ अगला करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? 4 ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा हुमायूं और चौथा औरंगजेब। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। इसमें औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया बच्चों। चलो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से बताना है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन 1 बदायूनी, ऑप्शन 2 अबुल फजल, ऑप्शन 3 ईश्वर, ऑप्शन 4 अब्दुल लतीफ। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो हम जानते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। इसमें रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल लतीफ ने किया था बच्चों। किसने? अब्दुल लतीफ ने। ध्यान रखना बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करो बच्चों, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि मराठा प्रशासन में चौथ क्या थी? चौथ किसे कहा जाता था मराठा साम्राज्य में? ऑप्शन 1 सेना का एक भाग था, ऑप्शन 2 तोपखाना, ऑप्शन 3 एक प्रकार का कर, ऑप्शन 4 पद। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? चौथ क्या थी मराठा साम्राज्य में? तो चौथ एक प्रकार का कर था दोस्तों, चौथ एक प्रकार का कर था। ध्यान रखना इस बार, इसका भी ध्यान रखना बच्चों। चलो बच्चों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है कि कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कॉफी का कर्नाटक में। कर्नाटक में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो बच्चों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई अड्डा कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 कोलकाता, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 राजस्थान। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? कि हम जानते हैं कौन सा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है। चलो बच्चों यदि आपको हमारे सेशन अच्छा लगा, अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बच्चों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? ऑप्शन 1 कावेरी, ऑप्शन 2 कृष्णा, ऑप्शन 3 ताप्ती, ऑप्शन 4 नंद। चारों में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो बच्चों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। तो आप हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 9। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको बताने कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो क्या आंसर है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य। और मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 10। जिस समय संविधान बना उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे बच्चों। चलो बच्चों इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। को आपको बताना है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत
यह अधिकार प्राप्त है कि वह आपातकाल लागू कर सकता है, आपातकाल लागू कर सकता है। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आपातकाल लागू कर सकता है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 364। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगी, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट सेशन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन 1 भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी JV कृपलानी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, इस बात का ध्यान रखना। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया? कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया, आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन 4 आयरलैंड। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? इन चारों में से कौन से देश से भारत संविधान के मूल कर्तव्य लिए गए? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें? तो हम जानते हैं कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। बच्चों ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य? रूस से लिए गए। आयरलैंड से क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व। क्या? नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? अब तक कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? ऑप्शन 1 2 बार, ऑप्शन 2 4 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 5 बार। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? अब तक कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? हम जानते हैं कि 4 बार अब तक आपातकाल घोषित किया जा चुका है। इसके साथ बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन बी बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। तो आपको बताना है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है मौलिक अम्ल, ऑप्शन बी पेरुविक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है कि सिरके का रासायनिक नाम। तो हम जानते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें बच्चों। बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिरके को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को किस चीज की सलाह दी जाती है? कौन सा लेंस के उपयोग के लिए कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए तो कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है आपको बताना है। तो पहले मैं ये बता दूं कि आपको निकट दृष्टि दोष में हमें कहाँ की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं, कहाँ की? दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। आप इस बात का ध्यान रखना, दिखाई नहीं देती। आप ध्यान रखना। आप क्या उल्टा, इसमें उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और दूर दृष्टि दोष में
पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें उल्टा सिस्टम है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लेंगे हम? तो ऑप्शन ए अवतल लेंस। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग लेंगे, और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस? उत्तल लेंस का उपयोग लेंगे। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपको बताएं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी निकल। इसका उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है दोस्तों, कमेंट में आंसर देना है इसके। मैं इसका आंसर आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि कांच का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है। आपको इसका उत्तर कमेंट सेशन में देना है। चलो बच्चों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सेशन लिया। तो इसी के साथ हमारा सेशन क्या होता है? समाप्त होता है बच्चों, समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा सेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो बच्चों, दोस्तों कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, क्या साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत कब आया? मैंने आपको इसका उत्तर क्या बताया था? 1927 बताया था। तो दोस्तों ये मेरी गलती थी, 1927 नहीं, इसमें 1928 होगा। ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, 1928 हो जाएगा। मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया, उसने कहा कि साइमन कमीशन 1928 में आया। तो दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध करते करते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, सिर में चोट पड़ने के कारण। इस बात का ध्यान रखना। चलो बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।